हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी इंग्लिश स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। हम आज जानेंगे, वीडियो में जानेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, अर्थात सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम का वाक्य में क्या महत्व होता है और सर्वनाम के कितने काइंड्स या टाइप्स अर्थात कितने प्रकार होते हैं। इन सब बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ये आपके सामने जो हमने कुछ लिखा हुआ है इस पर ध्यान दें। सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। इन वाक्यों को जरा ध्यान से देखें। पहला जो वाक्य है वो लिखा हुआ है रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश इज अ गुड बॉय। और दूसरे वाक्य में लिखा है ही रीड्स इन क्लास 9th। इसी का दूसरा पार्ट है, सॉरी दूसरा वाक्य है रीना इज अ गुड गर्ल, शी रीड्स इन क्लास 5th। तीसरा है मोहन हैज अ पेन, इट इज ब्लैक। और चौथा वाक्य, इसमें दो पार्ट सब में दिए गए हैं, द बॉयज आर प्लेइंग, और दूसरा इसी का पार्ट है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब आइए जानते हैं कि इसमें सर्वनाम क्या है। तो जैसा कि हम परिभाषा से जानते हैं, सर्वनाम क्या होता है कि सर्वनाम होता है संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यह परिभाषा होती है, या इंग्लिश में इसको यूं कह सकते हैं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ठीक है, तो इन उपरोक्त वाक्यों में हम लोग जरा ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन वाक्यों में सर्वनाम कहाँ कहाँ है। पहला वाक्य रमेश इज अ गुड बॉय, और फुल स्टॉप के बाद से फिर से इसी का दूसरा पार्ट है कि ही रीड्स इन क्लास 9th। इसमें देखते हैं कि ही का प्रयोग रमेश के बदले में हुआ है। ऐसे ही दूसरे वाक्य में सी का प्रयोग रीना के बदले में हुआ है। तीसरे वाक्य को हम देखते हैं तो उसमें ब्लैक का प्रयोग पेन के बदले में हुआ है। और चौथे वाक्य में दे का प्रयोग बॉयज के बदले में हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ही, सी, इट और दे, ये क्या है? प्रोनाउंस हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर वाक्य में किया गया है। और कुछ उदाहरण देखते हैं। रमेश इज अ गुड बॉय। देखिए नीचे यहां पर रमेश इज अ गुड बॉय, और दूसरा वाक्य है रमेश रीड्स इन क्लास 9th। इसी में तीसरा वाक्य है रमेश गोज टू स्कूल डेली। तीनों वाक्य में जो उसका सब्जेक्ट है वो क्या है? रमेश है। यहां रमेश का प्रयोग बार बार होने से संपूर्ण एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाता है? भद्दा सा लगता है, डल सा लगता है। यदि दूसरे और तीसरे वाक्य में रमेश के बदले ही का प्रयोग करें तो यह डलनेस क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। जो भद्दापन है वो समाप्त हो जाएगा। तो यह क्या होता है? यह महत्व होता है इसका, प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन का यह बहुत बड़ा महत्व है कि प्रोनाउन जो होता है वाक्य में जो डलनेस होता है उसको समाप्त कर देता है। अब इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, जो हमने वाक्य जो लिखा हुआ है कि रमेश इज अ गुड बॉय, फिर दोबारा रमेश रीड्स इन क्लास 9, और तीसरी बार लिखा है कि रमेश गोज टू स्कूल डेली। उसमें पहले वाक्य में लिखेंगे क्या? रमेश इज अ गुड बॉय, फिर लिखेंगे ही रीड्स इन क्लास 9, और उसके बाद
लिखेंगे जो तीसरा वाक्य होगा, तीसरा सेंटेंस होगा, ही गोज टू स्कूल डेली। तो इस तरह से हमारा जो है ये वाक्य भी पूरा हो जाएगा और सर्वनाम जो है वो संज्ञा के बदले में प्रयोग हो जाएगा और वाक्य भी अच्छा दिखाई देगा। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन के कितने भाग होते हैं? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोनाउन के 10 भाग होते हैं। और 10 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा इंफेटिक प्रोनाउन, पांचवा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठवा इंडेफिनिट प्रोनाउन, सातवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आठवां रिसिप्रोकल प्रोनाउन, नौवां है रिलेटिव प्रोनाउन और 10वां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इनमें से हर एक के बारे में बारी बारी से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए इसके पहले भाग को हम देखते हैं। तो पहला इसका जो भाग होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन को हम जानने की कोशिश करें। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो पर्सनल प्रोनाउन रिलेटिंग टू पर्सन, यानी पर्सन से रिलेटिंग होता है। और पर्सन क्या होते हैं? अगर आप लोग पर्सन के बारे में अगर ठीक से जानकारी रखते हैं तो कोई बात नहीं, जिनको ठीक से जानकारी नहीं हो वो जरा इस टेबल पे ध्यान देंगे और उनको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा कि पर्सन क्या होते हैं। तो ये टेबल पे आप लोग ध्यान दें, पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। और हाँ, जो भी मैं ये आपके सामने जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आगे के लिए बहुत लाभदायक होगा। पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। स्पीकर जो होता है, अगर कोई भी वार्तालाप होता है किन्हीं दो व्यक्तियों में, कभी भी कोई वार्तालाप होगा तो वो तो क्या है, उसकी प्रायर कंडीशन क्या होती है? कम से कम 2 लोग होने ही होने हैं वार्तालाप के लिए। तो 2 में जो स्पीकर होता है और एक दूसरा जो होता है क्या होता है? लिसनर होता है। तो जो स्पीकर वो फर्स्ट पर्सन होगा और फर्स्ट पर्सन अपने आप को क्या कहता है? आई। दूसरा जो होगा वो उसे यू कह के बात करेगा और यू यानी तुम या आप, वो सेकेंड पर्सन होगा। और अगर दोनों लोग मिल करके किसी भी व्यक्ति के बारे में या वस्तु या स्थान के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो वो जो होगा वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। तो इस टेबल के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म जो होता है यानी एक वचन जो होता है आई होता है, और इसी का प्लूरल जो हो जाएगा, एक से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो वो वी हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड पर्सन का सिंगुलर यू होता है, इंग्लिश में इसका प्लूरल भी यू ही होता है, लेकिन अगर हिंदी देखें तो दोनों की हिंदी अलग अलग होती है, क्योंकि इसका सिंगुलर जो होता है वो किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, प्लूरल जो होता है एक से ज्यादा लोगों के लिए होता है। यानी सिंगुलर हो जाएगा तुम या आप, और प्लूरल जो होता है तुम लोग या आप लोग। वैसे ही थर्ड पर्सन में सिंगुलर जो नंबर होता है वो होता है उसमें ही, सी, इट, और इसका प्लूरल जो होता है वो दे। अर्थात ये 7 जो होते हैं, 7 यानी आई, वी, इसमें से एक आप ले लीजिए यू, और ये 4, तो ये टोटल जो 7 होते हैं इनको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। आइए एक और टेबल के माध्यम से हम जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक टेबल और हम प्रस्तुत करते हैं जो केस वाइज स्टडी टेबल है, जो कि अंग्रेजी में जो केस होते हैं, जो 3 प्रकार के, नॉमिनेटिव केस और पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इसको हम इससे थोड़ा और हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम जो प्रोनाउंस के और जो पार्ट्स पढ़ेंगे आगे चल करके, रिफ्लेक्सिव और इम्फेक्टिव, तो उसमें इस टेबल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होगा। और इसमें फिर हम इसको रेफरेंस के तौर पे बाद में भी देखेंगे, लेकिन एक बार हम देख लें इसको।
नॉमिनेटिव केस यानी कि मूल रूप में जो होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है, बेस फॉर्म जो होता है। जैसे आई नॉमिनेटिव केस है, वी, तो आई का पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है आई का हो जाता माई। वैसे ही वी का जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ऐसे ही आई जो नॉमिनेटिव केस आई है उसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है वो हो जाता है माई। वी का हो जाता है आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का नहीं होता है और दे का जो होता है वो देयर्स हो जाता है। ऑब्जेक्टिव केस जब हम एक्टिव और पैसिव के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे आपको कि ऑब्जेक्टिव किसका कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसमें आप लोग जानेंगे। वैसे आप मोटा मोटी जान लीजिए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही होता है और दे का देम होता है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन इनके अकॉर्डिंग वाक्यों में प्रयोग होते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं यहाँ पर, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। तो आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है माई। पेन क्या है, पेन यहाँ पर नाउन है और नाउन के पहले माई लगा दिया गया तो ये क्या हो जाता है एडजेक्टिव है, इसलिए दिस इज माई पेन। दैट इज हिज बुक, ही का क्या होता है पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाता है। हर फादर इज ए डॉक्टर, उनके पिताजी क्या है एक डॉक्टर है। इसमें माई, हिज और हर क्या है ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। क्यों, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई, माई क्या है ये पेन नाउन है और उसके पहले माई आया है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाए क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करता है। इसी तरह हिज जो है यह बुक यानी नाउन को क्वालिफाई करता है। और तीसरे वाक्य में हर फादर इज ए डॉक्टर, तो इसमें जो है हर क्या है ये भी एक पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये फादर यानी ये नाउन है इसको क्वालिफाई करता है। दूसरा पजेसिव प्रोनाउन, जो कि पजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको इस टेबल में भी बता दिया, इससे समझने में आपको आसानी होगी। माई का माइन हो जाता है, आवर का आवर्स हो जाता है, योर का योर्स हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन, हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्ष हो जाता है, इट्स का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता और देयर का देयर्स हो जाता है। तो इस टेबल को आप लोग जो इस पन्ने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जिसको समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। पजेसिव प्रोनाउन दूसरा भाग जो है वो होता है पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या कब्जा दिखाने के लिए किया जाता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से यह स्पष्ट है पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकार या कब्जा। तो जिस भी प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या कब्जा दिखाने के लिए किया जाए उसको क्या बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्लियर है, ठीक। या इसको इंग्लिश में यू डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन इज कॉल्ड अ पजेसिव
प्रोनाउन। इसके उदाहरण देख लेते हैं। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज, यह किताब मेरी है। इस पे हम एक तरह से दावा करके इसको बोल रहे हैं, इस पे अपना अधिकार जता रहे हैं, कह रहे हैं कि यह किताब मेरी है। दूसरा उदाहरण है दैट पेन इज हिज, यह वह कलम जो है वह उसकी है, यानी कि उसका अधिकार इस पर दिखाई दे रहा है, वो अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है कि उसकी है। ऐसे ही तीसरा वाक्य देखते हैं। दोज काउज आर देयर्स, दोज काउज आर देयर्स, वे गायें उनकी हैं, यानी कि वो गाय जो है उनकी है, उन गायों पर पूरा पूरा कब्जा अधिकार उनका ही है। तो इस तरह से इस सर्वनाम को क्या बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउन या अधिकारवाचक सर्वनाम। और इसमें बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। एक बार आप टेबल पर थोड़ा सा ध्यान दे दें और जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दें तो ये कभी जीवन भर आपको नहीं भूलेगा कि पजेसिव प्रोनाउन या प्रोनाउन के जो भी भाग मैं आज बताने जा रहा हूं वो कोई भी आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी और पूरी तरह से आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसके तीसरे पार्ट, जो सर्वनाम का प्रोनाउन का जो तीसरा भाग होता है वो क्या होता है? उसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम। अब इसको हम डिफाइन करें तो जब काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि जब काम करने का असर खुद कर्ता पर, रिफ्लेक्शन आप लोग साइंस के विद्यार्थी अगर होंगे तो उसमें से रिफ्लेक्शन का बहुतों को पता होगा। वैसे तो एक जनरल वर्ड है, साइंस का विद्यार्थी होना जरूरी नहीं है। रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है परावर्तन यानी प्रकाश की किरणें, हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश की किरणें दीवार से टकरा करके पुनः वापस आ जाती है, वो परावर्तन है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लें तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो है बगीचे में जाकर के आम तोड़ने के लिए जो है कोई कंकड़ पत्थर लेकर के आम के ऊपर चलाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, पत्थर वो किसी डाली से टकरा करके वापस आकर के और उनको कभी कभी चोटग्रस्त घायल भी कर देता है, वो है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की परिभाषा जो है अपने आप में इसका अर्थ भी है, जो कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो कार्य किया जाता है कर्ता के द्वारा उसका असर खुद उस कर्ता पर ही पड़ जाता है, तो उसको बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि इट विल कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। इट विल कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन when the action done by the subject turns back upon the subject। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं जिनको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? तो ये है माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स। ये क्या कहलाते हैं? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। एक बार मैं इसको अंडरलाइन करके बता दूं क्या क्या आते हैं इसके अंतर्गत। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। और इसके लिए मैं आपको पुनः एक बार जो है कहूंगा कि एक बार आप पुनः इस टेबल को देखें तो आपके स्पष्ट हो जाए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है खुद बना सकते हैं। कैसे आप बना सकते हैं? देखिए, आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माई। आई का यानी आई सिंगल है
तो सिंगल कोई भी अगर सिंगुलर नंबर है, अगर कर्ता एक वचन है तो उसमें सेल्फ लगता है, SELF लगता है। और कर्ता अगर बहुवचन का है तो उसमें क्या लगता है, सेल्फ लगता है, SCLVES। तो यहां पर कर्ता क्या है, आई है, तो आई यानी माई, इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसमें क्या लगाएंगे, SELF, माई सेल्फ। वैसे ही वी क्या है, प्लूरल फॉर्म होता है, तो इसके साथ हम सेल्फ नहीं बल्कि सेल्फ्स लगाएंगे, SELVES। तो ऐसे ये क्या बन जाएगा, आवर सेल्फ्स हो जाएगा, आवर सेल्फ्स। यू जो होता है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो वाक्य में इस्तेमाल के हिसाब से हम देखेंगे कि वाक्य में ये किस रूप में, कर्ता के किस रूप में इस्तेमाल होता है। अगर एक वचन कर्ता के रूप में इस्तेमाल होता है तो उसके साथ सेल्फ लगेगा, और अगर बहुवचन कर्ता के रूप में यू का इस्तेमाल होता है तो उसके साथ सेल्फ्स लगेगा। तो यहां पे क्या हो गया, योर सेल्फ होगा या योर सेल्फ्स भी हो जाएगा। ऐसे ही, तो ही का क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है, तो यहां पे हिज नहीं होता है, यहां पे क्या होगा, हिमसेल्फ, और इसका क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और ये दे का जो होता है यहां पे हो जाता है देम सेल्फ, देम सेल्फ्स। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं, इनको ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल, इसका उदाहरण से समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य में उसका क्या उदाहरण है, कैसे, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने किसको मारा, ही किल्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी स्वयं, यानी अपने आप को मार दिया। परिभाषा से आप लोग जानते हैं इसकी डिफिनेशन की, क्या होता है कि वाक्य में जो कर्ता द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका असर किस पर पड़ता है, खुद कर्ता के ऊपर ही पड़ता है। तो इस तरह से इस वाक्य को पढ़ने से स्पष्ट हो गया कि ये वाक्य क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये उदाहरण है। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को मार लिया। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा पार्ट है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेसिस, इम्फेसिस यानी बल देना। तो इम्फेटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम। बलदायक सर्वनाम क्या होता है, यह भी अभी स्पष्ट हो जाएगा। अभी जो आपने रिफ्लेक्सिव के बारे में जो पढ़ा था वही सारे जो शब्द हैं वही सारे इनको भी जो है डिनोट करते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ आर कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउंस। कब, when they are used for the sake of emphasis। ये जो इतने जो है प्रोनाउंस जिनकी चर्चा हमने अभी की है जस्ट, वो सभी कहलाते हैं इम्फेटिक प्रोनाउंस जब वाक्य में उनका प्रयोग कर्ता पर जोर डालने के लिए किया जाता है। इस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में नाउन या प्रोनाउन पर क्या करने के लिए किया जाता है, जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, पहला उदाहरण क्या दिया है, ही किल्ड द लायन हिमसेल्फ, ही और यहां क्या है, हिमसेल्फ, उसने स्वयं बाघ को मारा, उसने स्वयं बाघ को मारा। यानी कि हिमसेल्फ जो है वो क्या कर रहा है, ही पर थोड़ा वो इम्फेसिस डाल रहा है कि उसने स्वयं बाघ को मारा। ऐसे ही दूसरे वाक्य में शी डिड दिस वर्क हरसेल्फ, उसने स्वयं इस कार्य को किया। यहां भी हरसेल्फ के द्वारा सी पर जोर डाला जा रहा है, कर्ता पर जोर डाला जा रहा है कि उसने स्वयं इस कार्य को किया। तो ये भी वाक्य जो है इम्फेटिक प्रोनाउन का ही उदाहरण होगा, इसमें इम्फेटिक प्रोनाउन शामिल है। और तीसरा जो वाक्य, तीसरा सेंटेंस उदाहरण है दिया गया है वो है
आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने स्वयं इसे किया। तो मुझे लगता है कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में मैंने जो बताया वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट द्वारा पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवें भाग की तरफ, जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी क्या परिभाषा होती है? जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी इंगित करना, इंडिकेट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, सूचित करने के लिए, और तीसरा क्या करने के लिए? डायरेक्ट यानी निर्देशित करने के लिए। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। और इसके अंतर्गत जो जिनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट क्या है अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के द्वारा अभी सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण लेते हैं, दिस इज ए बॉय, और दूसरा उदाहरण लेते हैं, दैट इज ए काउ। तो दिस और दैट क्या है? इंडिकेट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए इनका प्रयोग होता है। कब? जब कर्ता सिंगुलर नंबर में हो और नजदीक हो। सॉरी, दिस का प्रयोग सिंगुलर नंबर में करता हो और नजदीक हो। वैसे ही दैट का प्रयोग सिंगुलर नंबर का करता हो और दूर हो, इशारे से इंडिकेट करके बताया जाता है या इन्फॉर्म करके बताया जाता है। वैसे ही तीसरे और चौथे वाक्य में, तीसरा वाक्य है दीज आर पेन्स, चौथा वाक्य है दोज आर बैग्स। तो दीज और दोज का प्रयोग भी नजदीक और दूरी के लिए किया जाता है, इंडिकेशन के लिए। अगर कर्ता बहुवचन में है, प्लूरल फॉर्म में है और प्लूरल नंबर में है और नजदीक है तो दीज शब्द का प्रयोग करते हैं, और अगर कर्ता प्लूरल फॉर्म में है और दूर है तो दोज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? मैंने ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, दिस इज ए बॉय और दैट इज ए काउ, इसको मैंने बता दिया कि इंडिकेट एंड इन्फॉर्म किया गया है। दीज आर पेन्स, दीज आर बैग्स, इंडिकेट एंड इन्फॉर्म इसमें भी है। और एक अन्य उदाहरण लेते हैं, इसमें डायरेक्शन दिया गया है, जैसे दिस इज योर ड्यूटी, जिसमें बताया जा रहा है कि यह आपका कर्तव्य है, यह आपका कार्य है, इसमें डायरेक्ट किया गया है। तो इन उदाहरणों को पढ़ने से हमें इसकी परिभाषा के पूरी तरह से समझ में आ जाती है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक थोड़ा सा एक रूल है कि यदि दिस, दैट, दीज, दोज के ठीक बाद, ध्यान देना है आपको कि दिस, दैट, दीज या दोज, दिस, दैट, दीज, दोज के ठीक बाद कोई नाउन आ जाए तो इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर इनके बाद कोई अगर नाउन आ जाता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रह के क्या किस में बदल जाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। उदाहरण देखेंगे आप, दोनों उदाहरण मैंने दिए हुए हैं, आप देखेंगे तो आप जो है आपका एक स्पष्ट नजरिया बन जाएगा। पहला उदाहरण है कि दिस इज माई बुक और दूसरा उदाहरण है दिस बुक इज माइन। तो दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ठीक, और दिस बुक इज माइन। तो दिस के साथ दूसरे वाक्य को ध्यान देंगे कि दिस बुक इज माइन। दूसरे वाक्य में दिस के तुरंत बाद नाउन आ गया है और शर्त क्या कहता है कि दिस, दैट,
दीज या दोज के ठीक बाद यदि कोई नाउन आ जाए तो इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा वाक्य दिस बुक इज माइन, ये नाउन आ गया इसमें, दिस बुक इज माइन, तो ये दूसरा जो वाक्य होगा ये क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा यहां पर, न कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये प्रोनाउन जो होगा ये दिस क्या होगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, और इसमें पहले वाले में दिस क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। चलिए छठवां भाग देखते हैं। छठवां है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि इंडेफिनिट सबसे स्पष्ट है, इंडेफिनिट का अर्थ ही होता है अनिश्चित। तो जिस भी प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एनीबॉडी है, समबडी, ऑल, सम, नन, मेनी, वन, नथिंग, ये सारे शब्द जो है ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। अब उदाहरण देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इस वाक्य में क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन somebody has taken my book, somebody, तो somebody इसमें क्या है, अनिश्चित है। इससे क्या नहीं होता है, इससे क्या नहीं होता है बताएंगे आप लोग, इससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, तो इसलिए somebody क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऐसे यहाँ एनीबॉडी कैन डू इट, तो एनीबॉडी क्या है, ये अनिश्चित प्रोनाउन है यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऐसे नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी पूर्ण नहीं होता है, तो नथिंग यहाँ क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल आर ब्रेव, सभी बहादुर हैं, ऑल से भी किसी संख्या का अनुमान नहीं लगता है, ये भी अनिश्चित है, तो इसलिए ये ऑल जो है ये भी क्या होगा, ये भी इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। नन कैन प्ले दिस गेम, इनमें से कोई भी, नन कैन मतलब कोई भी नहीं इस खेल को खेल सकता है, तो नन जो है, अब कितने लोग हैं क्या है ये पता नहीं है, तो इसलिए नन जो होता है क्या माना जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन माना जाता है। और अंत में जो एक शब्द है, वाक्य है, सम आर फुलिश, कुछ लोग मूर्ख हैं। तो कितने मूर्ख हैं इन संख्या का स्पष्ट अनुमान लगाना मुश्किल है, इसलिए सम को क्या माना जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन माना जाता है। लेकिन एक शर्त इसमें भी है कि परंतु यदि इनमें उपरोक्त में से किसी के ठीक बाद, ठीक, इनमें से किसी के ठीक बाद यदि नाउन आए तब ये एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इसमें भी वही शर्त है जो पिछले उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव में हमने पढ़ा था कि इसमें भी अगर समबॉडी, एनीबॉडी, नथिंग, ऑल, नन, सम, इनके तुरंत बाद अगर नाउन आ जाए तो ये क्या कहलाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन न कहला करके इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, कुछ लड़के जो है वो क्या है, तेज हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ सटीक एक अनुमान मिल गया कि कुछ बच्चों का समूह होगा, उन बच्चों में से कुछ बच्चे जो होंगे वो तेज हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। चलते हैं सातवें की तरफ। तो सातवां वाक्य क्या होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, और इसका जो हिंदी अर्थ होता है सही वो होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। तो ये क्या होता है इसके बारे में भी जान लें कि जब ईच यानी प्रत्येक, ईच यानी प्रत्येक, आइदर क्या अर्थ होता है, दोनों में से कोई एक, और नाइदर यानी दोनों में से कोई नहीं का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से कि ईच, आइदर या नाइदर,
इन शब्दों का प्रयोग जो होता है प्रोनाउन के रूप में होता है, तब इन्हें क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, आइदर और नाइदर, या इंग्लिश में यूं कह सकते हैं कि व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से हर एक, ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से हर एक क्या है? दोषी है। तुम में से हर एक दोषी है। आइदर ऑफ यू कैन गो देयर, तुम में से कोई एक जा सकता है। आइदर ऑफ यू कैन गो देयर, तुम में से कोई एक जा सकता है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज प्रेजेंट, यानी दोनों में से कोई भी लड़का प्रेजेंट नहीं था। तो इस तरह से ये वाक्य, ये उदाहरण है ईच, आइदर और नाइदर किसके? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, इसी में थोड़ा सा और एक शब्द इसमें भी है, तो शब्द को भी देखते हैं। वो क्या है? इसमें भी एक शर्त है कि यदि ईच, आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन आए, ठीक है, इसमें भी वो कंडीशन है कि यदि ईच, आइदर और नाइदर के ठीक बाद अगर कोई नाउन आ जाता है, तब इन्हें भी क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं कि कब कहेंगे इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। ईच बॉय, यानी ईच के बाद क्या आ गया? बॉय आ गया। क्या आ गया? बॉय, यानी कि नाउन आ गया। ईच से जुड़ा हुआ क्या आ गया? नाउन आ गया। तो यहां पे ईच क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होकर के क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। दिए इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही आइदर बुक, तो आइदर के साथ क्या आ गया? नाउन आ गया, तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही तीसरा उदाहरण है नाइदर बुक्स आर, नाइदर के साथ यहां बुक आ गया, तो नाइदर बुक इज चीप, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का उदाहरण हो गया, क्योंकि ईच, आइदर और नाइदर के ठीक बाद नाउन आ रहा है। आठवां वाक्य होता है, आठवां जो होता है रिसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि परस्पर बोधक सर्वनाम। बड़ा आसान है ये भी। ईच अदर एंड वन अनदर, बस इतना ही आपको जानना है कि ईच अदर और वन अनदर को रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रिसिप्रोकल प्रोनाउंस। बस इतना ही जानना है आपको। और एक उदाहरण के माध्यम से इसको भी जान लेते हैं कि दे लव्ड ईच अदर, और ऑब्लिक लगा के वन अनदर, दोनों का सेम अर्थ होता है। ईच अदर मीन्स एक दूसरे को, वन अनदर मीन्स एक दूसरे को। तो इस तरह से आठवां भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं नौवां भाग देखते हैं। नौवां भाग कौन सा है? तो नौवां भाग जो होता है प्रोनाउन का, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। यह एक ऐसा प्रोनाउन है जो वाक्य में पहले से प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन प्रोनाउन के रिपीटिशन को रोकता है और उस नाउन प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। आई बात समझ में? मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का क्या रोल होता है वाक्य में। ये आ जाता है दूसरे वाक्य में, जब दूसरा वाक्य में फिर से उसी नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे वाले जगह पे ये प्रोनाउन इस्तेमाल हो जाता है और फिर वो नाउन जो होता है रिपीट नहीं होता है, जिससे वाक्य भद्दा नहीं लगता है। तो इसका रोल होता है। और हु, whom, whose, which, what and that are known as relative pronouns। कौन कौन से आते हैं? who, who, whom, whose, which, what
और दैट जो होते हैं आर नोन एज रिलेटिव प्रोनाउंस। इनको जाना जाता है हु यानी कौन, हुम किसको, हुज किसको, व्हिच ये भी किसको होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, व्हाट क्या, एंड दैट जो कि। तो ये जो है रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। और इन्हें भी थोड़ा हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन्हें भी जान लें ताकि ये भी जो है फंडा क्लियर हो जाए। तो दिस इज द बुक, पहला वाक्य क्या है, दिस इज द बुक और द बुक वाज गिवन टू मी। देखने से लगता है कि दोनों वाक्य एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो दिस इज द बुक और दूसरा जो पार्ट है द बुक वाज गिवन टू मी, और इसमें जो है क्या हो जाएगा, इस वाक्य को कनेक्ट जब कर दिए दूसरे से और इसमें जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देंगे तो क्या होगा, ये वाक्य कुछ यूं हो जाएगा, दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। यहाँ दैट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने से पहले आए नाउन यानी बुक के रिपीटिशन को रोकता है। ठीक है, दैट क्या है, ये दैट जो आया है यहाँ वाक्य में यही एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि दिस इज द बुक वाज गिवन टू मी, और इसमें हमने क्या कर दिया कि दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, यानी कि इस बुक के स्थान पे क्या आ गया, दैट आ गया, दैट वाज गिवन टू मी। तो रिपीटिशन को इसने रोक दिया दैट ने। तो इस तरह से दैट क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेशन जोड़ता है, संबंध जोड़ता है। एक और उदाहरण देख लें कि द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। और इस वाक्य में अगर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करें तो वाक्य का रूप कुछ यूं हो जाएगा कि द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। और अब जो है चलते हैं कहाँ, 10वां और अंतिम जो है प्रोनाउन का भाग है उसको देखते हैं। वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंट्रोगेट करना यानी प्रश्न पूछना, तो वो सर्वनाम जो कि प्रश्न पूछने का कार्य करता है, यानी प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उससे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और अभी जो रिलेटिव प्रोनाउंस जो रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं वही लगभग सभी दैट को छोड़ करके ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत भी आते हैं। कौन कौन आते हैं, हुम, हु, हुम, हुज, व्हिच और व्हाट। अब इनके भी उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है कि हुज बाइक इज दिस, या किसकी बाइक है। दूसरा है होम डू यू लव, आप किसे प्रेम करते हैं। तीसरा है हु आर यू, तुम कौन हो। चौथा है विच इज योर काउ, तुम्हारी गाय कौन सी है। और अंतिम और पांचवा है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ये सभी उदाहरण जो है, और इन उदाहरणों में ये हुज, हुम, हु, विच और व्हाट ये जो शब्द हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के उदाहरण हैं। तो इस तरह से प्रोनाउन से रिलेटेड यह चैप्टर मैंने आज आप लोगों को अपने देखने में बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। और अंत में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे मनोबल को बढ़ाएं, ताकि मैं इसी तरह से और अच्छे से अच्छे वीडियो और विशेषकर ग्रामर से रिलेटेड नए नए वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।